नमस्कार साथियों, मेरा नाम मुकेश जांगिड़ है। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अपना YouTube चैनल जिसका नाम है तक्षशिला। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को आसान भाषा में तथा प्रश्नों पर फोकस करते हुए भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ाना है। ये YouTube चैनल पूरी तरह से एग्ज़ाम के पर्पज़ से बनाया गया है। जो भी विद्यार्थी एसएससी, आरपीएससी, बैंक, रीट और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अति महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर ये YouTube चैनल आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश जांगिड़ अपने YouTube चैनल तक्षशिला पर आपका स्वागत करता हूं और आज से हम भारतीय राज्य व्यवस्था को शुरू कर रहे हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है भारत में संवैधानिक विकास। भारत में संवैधानिक विकास। साथियों, भारत में संवैधानिक विकास का सिंपल सा अर्थ यह है कि भारत में संविधान का विकास किस प्रकार हुआ। भारत में संविधान का जो निर्माण है वो कब से शुरू हुआ और किस प्रकार जो है इसका निर्माण हुआ। इससे पहले अपन चर्चा करते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। साथियों, संविधान कानूनों का एक ऐसा संग्रह है जो लिखित या अलिखित हो सकता है और उसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। उन कानूनों के संग्रह को संविधान कहा जाता है। और दुनिया का पहला जो लिखित संविधान है वो अमेरिका का है और जो अलिखित संविधान है वो ब्रिटेन का है। इस प्रकार जो संविधान होता है वो क्या होता है, कानूनों का संग्रह होता है। ये लिखित या अलिखित हो सकता है लेकिन ये व्यवस्थित होता है, ये स्थायी होता है और अगर इसमें परिवर्तन करना हो तो इसे विशेष प्रक्रिया के द्वारा ही इसमें जो है परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए विशेष प्रक्रिया अपनाकर इसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार ऐसा जो कानूनों का संग्रह होता है उसे क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। और अगर अपन बात करें कि भारत में संविधान का जो शुरुआत है, संविधान का जो विकास है वो कब से माना जाता है, तो इसका सिंपल सा जो अर्थ है वो उत्तर जो है वो क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण से जो है भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत मानी जाती है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 का अधिनियम लागू किया तब से भारत के अंदर संवैधानिक विकास की शुरुआत मानी जाती है। यहाँ पर विद्यार्थी अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं, उनके दिमाग में आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने जब 1773 का अधिनियम जारी किया तो उसके पहले क्या भारत में कानून नहीं थे, क्या उनको संविधान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो सन 1600 ईस्वी के अंदर होती है। 1608 ईस्वी के अंदर ये भारत में आती है और 1773 ईस्वी के अंदर ये भारत के अंदर अपना पहला अधिनियम लागू करती है। इसके पहले भारत के अंदर राजा महाराजाओं का शासन था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत के अंदर आती है तब भारत के अंदर मुगल साम्राज्य होता है और उसके पहले भी जो है कहीं राजा महाराजाओं का शासन होता है। अब यहाँ पर जो राजा महाराजाओं का शासन जो होता है वो क्या है, वो स्थायी नहीं है। जैसा कि फ्रांस के राजा लुई 16वें ने कहा है कि मेरी इच्छा ही कानून है, उसी प्रकार राजा की जो इच्छा होती थी वही कानून था। राजा की इच्छा चेंज, कानून चेंज। कोई स्थायी नहीं था, न कोई व्यवस्थित कानून थे। एक व्यक्ति विशेष की इच्छा पर ही जो है कानून का निर्माण होता था। अगर उसमें परिवर्तन करना हो तो कोई विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती थी। इसलिए उन कानूनों को संविधान का नाम नहीं दे सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि उनको जो है संविधान की श्रेणी के अंदर क्यों नहीं रखा जाता।
संविधान की श्रेणी के अंदर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू किए गए 1773 के अधिनियम को रखा जाता है और यहीं से भारत के अंदर संवैधानिक विकास की शुरुआत होती है। यहाँ पर यह प्रश्न बनता है कि भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो 1773 के अधिनियम से मानी जाती है। साथियों, 1599 ईस्वी के अंदर लंदन के कुछ व्यापारी आपस में मिलकर एक सभा का आयोजन करते हैं जिसकी अध्यक्षता जॉन मेयर करते हैं और उस सभा के द्वारा एक कंपनी का निर्माण किया जाता है। उस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका उद्देश्य होता है कि लंदन के यानी कि इंग्लैंड के पूर्व के अंदर जितने भी देश हैं उन देशों के साथ में जाकर व्यापार करना। साथियों, एक अकेला जो व्यापारी होता है वो किसी दूसरे देश में जाकर व्यापार करना मुश्किल काम है, इसलिए लंदन के जो मेन व्यापारी होते हैं वो मिलकर इस कंपनी का निर्माण करते हैं। उसके बाद में वो अपनी महारानी एलिजाबेथ प्रथम से अनुमति लेने के लिए जाते हैं और महारानी एलिजाबेथ प्रथम उन्हें 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 15 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान करती है। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। यानी कि उस वक्त जो इंग्लैंड की महारानी होती है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम इकतीस दिसंबर 1600 ईस्वी को कंपनी को 15 वर्षों के लिए इंग्लैंड के पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान करती है। यानी कि इंग्लैंड की जो महारानी होती है जिसका नाम है एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को कंपनी को 15 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए इंग्लैंड के पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान करती है और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है। सन 1601 ईस्वी से कंपनी अपना व्यापार शुरू करती है। जावा, सुमात्रा, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 31 दिसंबर सन 1600 को होती है और 1601 ईस्वी से वो अपना व्यापार शुरू करती है और व्यापार के दौरान सबसे पहले वो जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया से अपना व्यापार शुरू करती है। उसके बाद में कंपनी सन 1608 ईस्वी में भारत आती है। इस प्रकार कंपनी सबसे पहले भारत में सन 1608 ईस्वी में आती है। 1608 ईस्वी के अंदर हेक्टर नामक जहाज पर, हेक्टर ये जहाज का नाम है और इसका जो कैप्टन होता है उसका नाम होता है हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज पर भारत आते हैं। इस वक्त भारत के अंदर मुगल साम्राज्य होता है और मुगल बादशाह उस दौरान जहांगीर होता है।
मुगल बादशाह उस दौरान होता है जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस मुगल सम्राट जहांगीर से अनुमति लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जहांगीर उन्हें अनुमति नहीं देता है। इसका एक कारण होता है, क्योंकि अंग्रेजों से पहले पुर्तगाली भारत के अंदर आ जाते हैं। पहला पुर्तगाली नागरिक वास्को डी गामा, जो 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के अंदर आता है, और धीरे धीरे वो भारत के अंदर अपना व्यापार मजबूत कर लेते हैं। इसलिए पुर्तगालियों को ये कहीं ना कहीं डर होता है कि अगर अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति मिल गई तो वो उन्हें पछाड़ सकते हैं। इसलिए पुर्तगाली मुगल सम्राट जहांगीर पर दबाव डालते हैं कि वो उन्हें अनुमति प्रदान नहीं करें। इस प्रकार जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। सन 1611 ईस्वी तक यही स्थिति बनी रही। अंग्रेजों के जहाज भारत के अंदर आते, अपना जो है सामान बेचते और पुनः जो है इंग्लैंड लौट जाते हैं। इस प्रकार की जो है स्थिति 1611 ईस्वी तक बनी रही। सन 1611 ईस्वी के अंदर स्वाली द्वीप पर एक अंग्रेज अधिकारी होता है जिसका नाम होता है मिडिल्टन, और पुर्तगालियों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। उसके अंदर कैप्टन मिडिल्टन युद्ध जीत जाता है। इस प्रकार अंग्रेजों की जीत होती है और जहांगीर को ऐसा लगता है कि पुर्तगालियों से ज़्यादा मजबूत अंग्रेज है, इसलिए मुझे अंग्रेजों के साथ में दोस्ती करनी चाहिए। और इस प्रकार 1611 ईस्वी के अंदर जहांगीर अंग्रेजों को अनुमति प्रदान करता है। 1611 से वो अपना व्यापार शुरू करते हैं। 1611 ईस्वी के अंदर वो मसूलीपट्टनम के अंदर अपनी व्यापारिक कंपनी का निर्माण करते हैं, अपनी व्यापारिक कोठी खोलते हैं। उसके बाद में 1613 ईस्वी के अंदर वो सूरत में व्यापारिक कोठी खोलते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे ये पूरे भारत के अंदर फैल जाते हैं और अपना व्यापार मजबूत कर लेते हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया था वो बंगाल पर दिया था। बंगाल के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जिससे जो है बंगाल ने अंग्रेज़ों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जैसे बंगाल के अंदर कच्चा माल बिल्कुल ही सस्ता था, कच्चा माल भरपूर था। दूसरा, मज़दूर वहाँ पे बहुत सस्ते थे, कम कीमत पर जो है मज़दूर काम करने के लिए आ जाते थे। तो साथियों, इस प्रकार अभी तक हमने इन 5 प्रश्नों पर बारीकी से ध्यान दिया है। पहला प्रश्न, संविधान किसे कहते हैं? संविधान कानूनों के संग्रह को कहते हैं। दूसरा प्रश्न, भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। तीसरा प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को। चौथा प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटिश महारानी का नाम क्या था? एलिजाबेथ प्रथम। और पांचवा प्रश्न हमने ये पढ़ा कि एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति प्रदान की? तो 15 वर्षों के लिए ये अनुमति दी गई थी। 15 वर्षों के बाद कंपनी को वापस अनुमति लेने का प्रावधान किया गया। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया। और हम जानते हैं कि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो बंगाल की राजनीति पे दिया, और फिर प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में लड़ा जाता है। हम बात करते हैं कि उस युद्ध के क्या कारण थे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध का जो मुख्य कारण था वो था 1717 का शाही फरमान। इसलिए हम
इस बात पर ध्यान देते हैं कि शाही फरमान 1717 क्या था। इसके पीछे एक कहानी है। सन 1717 में जो मुगल सम्राट होता है उसका नाम होता है फर्रुखसियार। ये उस वक्त मुगल सम्राट होता है और ये बीमार हो जाता है। इसे एक गंभीर बीमारी हो जाती है। ये पूरे भारतवर्ष के अंदर सभी वेद, हकीम, सभी जो अंधविश्वास है, टोने टोटके होते हैं, सब कुछ कर लेता है, सबको दिखा देता है, लेकिन ये तैयार नहीं होता है। उसी वक्त एक ब्रिटिश दूतमंडल इनसे मिलने के लिए आता है और उस ब्रिटिश दूतमंडल में 3 सदस्य होते हैं। उनमें से जो एक सदस्य होता है वो डॉक्टर होता है, उसका नाम होता है विलियम हैमिल्टन। जब वो इनसे मिलने के लिए आता है तो इनको पता चलता है कि जो सम्राट है वो बहुत ही बीमार है। जो विलियम हैमिल्टन है वो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि एक बार मुझे भी मौका दिया जाए। विलियम हैमिल्टन को मौका दिया जाता है और वो सम्राट को पूरी तरह से स्वस्थ कर देते हैं। इस कारण जो फर्रुखसियर होते हैं वो बहुत ही खुश होते हैं और वो शाही फरमान जारी करते हैं और शाही फरमान के द्वारा वो अंग्रेज़ों को ये अधिकार देते हैं कि बंगाल के अंदर केवल 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में उन्हें मुक्त व्यापार करने दिया जाए। समझाएगा? यानी कि जो ये फर्रुखसियर होता है ये शाही फरमान के द्वारा अंग्रेज़ों को ये अधिकार देता है कि वो बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में मुक्त व्यापार करने दिया जाएगा। इस शाही फरमान का अंग्रेज दुरुपयोग करते हैं। अब वो दुरुपयोग किस प्रकार करते हैं वो देख लेते हैं अपन। जैसे माना कि ये एक रोड है और इस पे यहाँ पे टोल टैक्स लगा हुआ है। जब अंग्रेज यहाँ से सामान अपना इस साइड में लेके आएंगे यानी बंगाल के अंदर लेके आएंगे तब उन्हें कोई कर नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रति वर्ष जो है 3000 रुपये वार्षिक कर जो है किस में जमा करवा देंगे, मुगल में जो है मुगल सम्राट को वो दे देंगे। इस प्रकार उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब अंग्रेज क्या करते थे कि जब वो सामान अपना जो है बंगाल के अंदर लेकर आते थे और जहाँ पे उनका जो है टैक्स देना होता था, अंग्रेजों को तो नहीं देना होता था लेकिन जो अन्य भारतीय थे उनको वहाँ पर टैक्स देना पड़ता था। तो अंग्रेज क्या करते थे कि अपने सामान में जो अन्य भारतीय हैं उनके सामान भी अपने सामान में रख लेते थे और इस प्रकार अंग्रेजों के सामान के साथ में जो दूसरे भारतीय व्यापारी हैं उनका सामान भी निकल जाता और दूसरे जो भारतीय व्यापारी थे उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। जैसे कोई मान लो ए नाम का कोई भारतीय व्यापारी है और यहाँ पर उसको 100 रुपये देने पड़ते हैं अगर वो अपना सामान यहाँ से टोल टैक्स को जो है क्रॉस करता। तो अब अंग्रेज उसको कहते हैं कि आप हमको जो है 50 रुपये देना, हम आपके सामान को जो है टोल टैक्स को क्रॉस करवा देंगे। तो इस प्रकार जो है अंग्रेजों को कितना फ़ायदा होता है, अंग्रेजों को 50 रुपये का फ़ायदा हो जाता और जो बंगाल था उस बंगाल को जो है घाटा कितना होता, 100 रुपये का उसको क्या होता, घाटा होता और अंग्रेजों को 50 रुपये का फ़ायदा होता। इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि जो बंगाल की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो गई और यही एक मेन कारण था कि बंगाल के नवाबों ने इस शाही फरमान का और अंग्रेजों का विरोध किया। अब जो शुरू के जो जैसे कि ये 1717 के अंदर जारी किया गया था और युद्ध कब हुआ, 1757 के अंदर हुआ। तो 1717 से लेकर 1757 तक जो भी नवाब आए उन्होंने एडजस्ट किया, लेकिन जब 1756 ईस्वी के अंदर नवाब बना सिराजुद्दौला, ये युवा था, जोशीला था, इसलिए
ये एडजस्ट नहीं हो पाया और क्या हुआ, प्लासी का युद्ध लड़ा गया। वर्तमान में प्लासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर क्या लड़ा जाता है, प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला युद्ध हार जाता है और अंग्रेजों की जीत होती है। इस प्रकार अंग्रेज पहली बार राजनीति के अंदर हस्तक्षेप करते हैं